केपी शर्मा ओली लगातार अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में हैं। इस बीच नेपाली मीडिया में खबरें चल रही हैं कि वो दुबई भाग जाना चाहते हैं। उनके पास अगर कोई विकल्प ना रहा और ये प्रदर्शनकारी उनके घर के नजदीक अगर पहुंच जाते हैं तो वो देश छोड़कर भी जा सकते हैं। ये चर्चाएं इस वक्त नेपाली मीडिया में चल रही हैं और इन्होंने राघवन ने आपको रिपोर्ट में दिखाया, राष्ट्रपति आवास जो है, सरकारी राष्ट्रपति आवास, उसके आसपास भारी संख्या में सेना को डिप्लॉय किया गया है। ऐसे प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी सेना लगी हुई है क्योंकि पुलिस के हाथ से बात अब निकल चुकी है। अब सेना कम से कम प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के रेजिडेंस को बचा ले, इतनी कोशिश वहां फिलहाल हो रही है। हेलीकॉप्टर भी हवा में घूम रहे हैं। ये भी चर्चाएं कि हेलीकॉप्टर से भी एयरपोर्ट तक जाने के प्रयास मंत्री या प्रधानमंत्री कर सकते हैं। एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट पर फिलहाल कोई आवाजाही नहीं हो रही है। कितनी देर ये विरोध आपको लगता है केपी शर्मा ओली सस्टेन कर सकते हैं? देखिए, ये तो तय हो गया। अब जिस तरह का वहाँ पे माहौल है वो बिल्कुल तय हो गया कि जो ओली हैं उनको जाना पड़ेगा, इस सरकार को गिरना होगा। उसके बाद क्या स्थिति उभरती है, क्या सेना जो है फिलहाल के लिए इसमें हमारा कोई रोल हो सकता है क्या? मतलब देखिए, शेख हसीना ने भारत से शरण मांगी, मेरे हिसाब से ओली भारत नहीं आने वाला जो आ रहा है। ऐसा भी बहुत ज्यादा कोई ओली के साथ बहुत भारत की कोई घनिष्ठ जो मित्रता नहीं है। पहले भी ये बात हो रही थी कि दुबई जा रहे हैं। अब दुबई किसके उस पर जा रहे हैं? क्या चीन उनको दुबई लेके जा रहा है क्योंकि चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, या कोई और लेके जा रहा है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय सेना और नेपाली सेना का बहुत अच्छा संबंध है, तो ऐसे में अगर नेपाली सेना कोई भारत से जो है वो मदद मांगती है तो भारत जो है वो आगे बढ़ सकता है इसमें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी स्थिति आएगी। सेना छोड़ना क्यों देश? आप इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, लोग नाराज हैं। इस्तीफा भी देंगे तो इस्तीफा देने के बाद तो उनके पास पावर और नहीं रहेगी। और ऐसे में लोग जिस तरह उग्र हैं नेपाल में, क्या आपको लगता है वो सेफ रहेंगे? वो इस्तीफा भी तब देंगे जब उनको छोड़ने की, बाहर जाने की व्यवस्था के बाद जाएगा, क्योंकि यदि इस्तीफा दे दिया तो उनका बाहर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये तो आमतौर पर ऐसा नहीं है कि वो वहाँ नहीं रह सकते। होता है, गुस्सा होता है लोगों का, लेकिन अगर वो त्यागपत्र देकर हट जाएं तो कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब किसी देश में उथल पुथल करानी होती है, इस्टेब्लिशमेंट को चेंज करना होता है, तो जिस फॉरेन हैंड पर हम लोग बात कर रहे हैं वो ऐसे ही काम करता है। वो सेफ पैसेज दिलाता है उस सरकार को। वो बाकायदा एक नई ऐसी, जिसको एडहॉक गवर्नमेंट है, एडहॉक इस्टेब्लिशमेंट है, उसको क्रिएट करता है। और देखिए, एक बात मैं कहूँ, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डीप स्टेट या फॉरेन हैंड तब काम करता है जब कोई वहां मौका हो, कोई मुद्दा हो। ऐसा नहीं होता। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा था। टेक्सटाइल मार्केट के मामले में कमाल हो गया था। कमाल मतलब प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से वो बेहतर हो गया था। श्रीलंका, वहां मुद्दा दूसरा था, लेकिन इस तरह का मुद्दा नहीं था। नेपाल में आपके पॉलिटिकल पार्टीज का कोई अपोजिशन नहीं था। यानी तीनों जगह अगर देखें तो तीन अलग अलग सिनेरियो थे, लेकिन जो कॉमन ग्राउंड था उसको फॉरेन हैंड पकड़ते हैं। और देखिए, एक बात जब हम लोग कह रहे हैं ना, तो भारतीय संदर्भों में देख लीजिए ना, इल्तिजा मुफ्ती की वो पोस्ट अभी चलानी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती ने जब बांग्लादेश में ढाका में राष्ट्रपति के घर में लोग घुस गए और अभद्र तरीके से महिलाओं के वस्त्र लेकर निकले और स्विमिंग पूल में कूद गए, श्रीलंका में कोलंबो में कूद गए, तो इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, तो मैं उसको हिंदी में बोल रहा हूं कि मेरी एक दोस्त ने पूछा कि 7 लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है? ये महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने किया। ढेर सारे लोगों ने कहा, और हमारे जिनको हम देखते हैं और बड़ा वो मुंह बनाकर देश में हर तरह की अच्छी अच्छी बात करते दिखते हैं, वो क्या पूछते हैं? वो कहते हैं, क्या ढाका मॉडल नहीं हो सकता है? तो जो पक्ष के नेताओं ने खुल के कहा कि जो मैं वही कह रहा हूं, मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटेगा तो बांग्लादेश बन जाएगा। और यहां नरेंद्र मोदी खुद ही उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी लड़ाई को लेकर वो यहां तक पहुंचे हैं। और एक तरह से कहें तो जो उनको मैंडेट मिलता रहा है, वो मैंडेट भी उसी वजह से मिलता रहा है। लेकिन भारत की जनता इतने सब के बाद अगर कहीं गड़बड़ हुई तो तुरंत दूसरे को सत्ता। मुझे एक बात आप बताइए, आप कह रहे हैं फॉरेन हैंड क्लियर है इसमें, बांग्लादेश में निश्चित तौर पर, नेपाल में भी लोग। अब बीजेपी तो कहती है ये प्रयास भारत में भी किए गए हैं। देखिए, ये प्रयास तो लगातार भारत में चल रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, जब आप ये कहते हैं जो इलेक्शन कमीशन दुनिया भर के देशों को चुनाव कराना अच्छे से मतदान तक और मतदान के बाद परिणाम तक ले जाता, उसको आप करेंगे नहीं, ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। जब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जो रोस्टर के लिए बैठे थे, आप उनको कहते हैं कि ये तो देखो, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज से मिलकर आते हैं, तो इस तरह की चीजें आप क्रिएट करते हैं।
फिर जब आप कहते हैं कि देखो चुनाव आयोग पहले कैसे चुना जाता था, जज को हटा दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। यानी इस तरह के फॉल्स नैरेटिव आप जनता के सामने रखते हैं, फिर उसको किसी समय लगता है कि हाँ भाई कुछ ठीक है क्या। अब देखिए महादेवपुरा हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे वो 52 विधानसभा क्षेत्र हो जहां ये कहते थे कि मत बढ़े और भाजपा जीत गई, जबकि सच क्या है 83 में से 52 में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जीती हुई। तो सवाल यहां यही है कि क्या इस तरह का भ्रम, इस तरह का माहौल वो भारत के लिए खतरा है? बिल्कुल है। हम इससे निपट लेते हैं, बिल्कुल निपट लेते हैं कि हम मूलतः लोकतांत्रिक लोग हैं, आदतन लोकतांत्रिक। लेकिन अब इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए ना, जरा भारत और उसके पड़ोस का नक्शा अपने दिमाग में बनाइए। इधर पाकिस्तान जलता रहता है, वहां पर कठपुतली सरकार है, सेना की वहां पे कठपुतली भी सरकार करप्शन है, का इशू है, जो वहां भी करप्शन बड़ा इशू बिल्कुल। लेकिन सेना में आपने करप्शन और बाकी जगह इशू। आपने सत्ता गलत तरीकों से हथिया ली, इमरान खान को जेल में डाल करके। नेपाल में जो हो रहा है आप हमारे नॉर्थ में वो देख रहे हैं आप। इधर आप बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, बांग्लादेश में रातों रात भागना पड़ गया शेख हसीना को। इतनी मजबूत प्रधानमंत्री थी जिसके ऊपर डिक्टेटरशिप का आरोप लगाता था, वो एक दिन में इतनी कमजोर हो गई कि उसको भारत भाग करके आना पड़ा। ऐसा क्या हो गया था? श्रीलंका में ऐसा क्या हो गया कि सेना धरी की धरी रह गई और राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए लोग, कोई रोकने वाला नहीं है। म्यांमार जल रहा है, सिविल वॉर चल रही है, भारत का सारा पड़ोस अशांत है। इसके बीच में भारत में एक स्थिर मजबूत सरकार है, लेकिन बहुत मौका जो है वो तलाशा जा रहा है कि क्या भारत में भी कोई आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। ये जो विपक्ष और राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, शेख हसीना के साथ अगर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था तो वो यही था कि ऑपोजिशन ने उनके वहां का जो इलेक्टोरल सिस्टम था, चुनावी तंत्र था, उसको कॉम्प्रोमाइज एक तरीके से जनता की निगाह में साबित करने की कोशिश की। हमारे यहाँ भी वही हो रहा है। मैं आपको बोला कि ये एक सिस्टम, उसी बात पे मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसको पहले डिस्क्रेडिट करें। ये पहला तरीका है डिस्क्रेडिट करने के लिए। यदि डेमोक्रेसी है तो उसका इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्क्रेडिट कर दें, जो शेख हसीना के साथ हुआ। और वहीं यहाँ भी हम वही कर रहे हैं ना कि डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि 100% इलेक्शन सिस्टम ठीक होगा, हो सकता है बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हों, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, उनको सुधारना और पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को या इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्क्रेडिट करना, ये खतरनाक मुद्दा है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे अभी हर्ष जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस देश की वार्निंग की तरह से समझना चाहिए इसको कि करप्शन और नेपोटिज्म, वंशवाद जिसे आप यहाँ पर बोलते हैं, उन दोनों के लिए ये सब कुछ हो रहा है। पूरा ये नेपाल इन्हीं बीमारियों को हटाने के लिए हो रहा है। पाकिस्तान में भी वो कमोबेश वो का वही हो रहा है। तो यहाँ भारत में मौजूदा सरकार उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तो ये वार्निंग के तौर पर भी देखना चाहिए कि ये दूसरों से समझ जाए कि कभी ऐसा माहौल बने कि आप इस तरह से कर रहे हैं। और डीप स्टेट को हम बहुत मजबूत हैं, हमारा डीएनए डेमोक्रेटिक है कि जब भी बदलना होता है तो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से बदलते हैं। दो और बातें ना, एक ही मतलब अगर बीमारी फैलने में टाइम नहीं लगता है। अगर आपके सामने ऐसा कोई मोर्चा आ जाता है, कोई ऐसा मौका है, तो एक तो आप उससे टैकल कैसे करते हैं। हाँ। किसान आंदोलन में बहुत दिल्ली घिरी हुई थी, 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर घिरे हुए थे, लेकिन कोई फोर्स यूज नहीं की जी। साफ निर्देश थे। लाल किले पर चले गए थे प्रदर्शनकारी, बात नहीं थी, लाठी भी नहीं चलाई थी सरकार की तरफ से, वो बड़ा रिस्ट्रेंट था। बिल्कुल। तो ये भी एक तरीका है हैंडल करने का। यहां पर एक दिन में 15 लोग मर गए, और ये भी बच्चे ही हैं, बहुत छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं। 15 लोग एक दिन में मर गए, लोगों का गुस्सा और फूट गया है।